नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ देर पहले मुझे एक ईमेल आया जो बिल्कुल मेरे बैंक से आया हुआ लग रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब लोगो, फॉन्ट सब कुछ एकदम असली, और कह रहे थे कि मेरा अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, बस इस लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर लो। ये तो क्लासिक मामला है। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा भी और फिर रुक गई। हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं ना, ये हमारी डिजिटल दुनिया का रोज का हिस्सा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस अदृश्य युद्ध क्षेत्र में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? और ये सच में एक युद्ध क्षेत्र ही है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी जानकारी, हमारे पैसे सब चुराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देखिए, एक दो धारी तलवार है, और साइबर सुरक्षा हमें इसके धारदार खतरनाक पहलू से बचाती है। बिल्कुल। और इसी अदृश्य दुनिया की परतों को खोलने के लिए हमारे पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स मटेरियल है, जिसका टाइटल है सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। जी। तो आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी डिजिटल दुनिया के नियम कौन बना रहा है। क्या सरकार अपने कानूनों से, या फिर वो टेक कंपनियां जो इसका कोड लिखती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर पूरी डिजिटल सुरक्षा की इमारत खड़ी है। इस फील्ड में एक गोल्डन रूल है, जिसे कहते हैं CIA ट्रायड। एक मिनट, CIA मतलब कोई जासूसी एजेंसी वाला चक्कर है क्या? नहीं, ये वो वाली CIA नहीं है। यहाँ CI और A का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। हिंदी में कहें तो गोपनीयता, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। ये 3 स्तंभ है। ठीक है, इसे आसान भाषा में समझते हैं तो C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरी प्राइवेट चैट कोई और ना पढ़ पाए। बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जानकारी सिर्फ सही लोगों तक पहुंचे। आपका पासवर्ड, आपके बैंक डिटेल्स, मेरी निजी तस्वीरें, हाँ, ये सब गोपनीय रहनी चाहिए। मतलब राज को राज रखना। ओके, ये तो समझ आया। अब I यानी इंटेग्रिटी, अखंडता। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। इंटेग्रिटी ये सुनिश्चित करती है कि डेटा में कोई छेड़छाड़ न हो, वो जैसा भेजा गया था वैसा ही मिले। अच्छा। सोचिए, आपने अपने दोस्त को ऑनलाइन 1000 रुपए भेजे, लेकिन किसी ने बीच में उसे बदलकर 10,000 कर दिया और अपने अकाउंट में डाल लिया। ओह, तो ये इंटेग्रिटी का उल्लंघन है। सही पकड़ा। डेटा की सच्चाई और भरोसे को बनाए रखना ही इंटेग्रिटी है। और फिर है A, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। मतलब जब मुझे जरूरत हो तब सर्विस चल रही हो। हाँ। जैसे अगर मुझे रात के 2 बजे मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स चलना चाहिए। एकदम सही। अगर कोई हैकर नेटफ्लिक्स के सर्वर को डाउन कर दे तो वो उसकी अवेलेबिलिटी पर हमला कर रहा है। तो CIA का मतलब हुआ आपका डेटा प्राइवेट रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी, उसमें कोई बदलाव ना हो, इंटेग्रिटी, और जब आपको जरूरत हो वो आपके लिए मौजूद हो, अवेलेबिलिटी। हाँ, कोई भी साइबर हमला इन्हीं 3 में से किसी एक या ज्यादा चीजों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये CIA ट्रायड एक तरह से सुरक्षा का गोल्ड स्टैंडर्ड है। लेकिन असल दुनिया में तो रोज खबरें आती हैं कि किसी कंपनी का डेटा लीक हो गया, किसी का अकाउंट हैक हो गया। बिल्कुल। मतलब ये दीवारें उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो ये हमलावर आखिर करते क्या हैं? देखिए, हमलावरों के तरकश में बहुत से तीर हैं और वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक हथियार है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग? ये तो तकनीक से ज्यादा साइकोलॉजी लगती है। ये है ही साइकोलॉजी का खेल। इसमें हमलावर आपकी टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि आपके दिमाग को हैक करता है। दिमाग को हैक करता है? हाँ, वो आपको धोखा देकर, बातों में उलझाकर आपसे खुद ही आपकी संवेदनशील जानकारी निकलवा लेता है। फिशिंग इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, फिशिंग। ये शब्द फिशिंग यानी मछली पकड़ने से आया है ना, जैसे चारा डालकर मछली फंसाते हैं। बिल्कुल। वो आपको एक चारा फेंकेंगे, एक अर्जेंट दिखने वाला ईमेल, एक SMS जिसमें लिखा होगा कि आपने लॉटरी जीती है, या फिर कोई दोस्त बनकर सोशल मीडिया पर मैसेज करेगा। हाँ, इग्नू के मटेरियल में एक क्लासिक उदाहरण है। एक कर्मचारी को उसकी कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर के नाम से एक नकली ईमेल आता है कि तुरंत इस फाइल पर पेमेंट अप्रूव करो, और हड़बड़ी में कर्मचारी क्लिक करता है और कंपनी के अकाउंट से पैसे गायब। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त की माँ को फोन आया था, कोई बैंक का ऑफिसर बनकर बात कर रहा था, बहुत भरोसे से। अक्सर ऐसे ही होता है। कह रहा था कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला है,
बस एक OTP बताकर वेरीफाई कर दीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे दोस्त को फोन कर लिया। ये बहुत डरावना है। ये डरावना है क्योंकि ये आपकी अज्ञानता और आपके भरोसे का फायदा उठाता है, और इसीलिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। सही बात है। सोशल इंजीनियरिंग के अलावा सीधे सीधे सॉफ्टवेयर से भी हमले होते हैं। इन सभी खतरनाक सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया गया है, मैलवेयर। मैलवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें वो ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी भी आती है ना? हाँ बिल्कुल। ट्रोजन का नाम उसी ग्रीक कहानी से आया है। ये काम के सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, जैसे कोई गेम या फोटो एडिटर। हाँ, आप उसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक जासूस छिपा होता है जो आपका डेटा चुराता है या आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है। और एक मैंने सुना है रैनसमवेयर, वो तो सीधा सीधा डिजिटल किडनैपिंग जैसा लगता है। ये वही है। रैनसमवेयर आपकी सारी जरूरी फाइलों पर ताला लगा देता है, उन्हें एनक्रिप्ट कर देता है। मेरी तस्वीरें, मेरे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अगर अपनी फाइलें वापस चाहिए तो इतने बिटकॉइन इस पते पर भेजो। ये तो सीधा सीधा डिजिटल गुंडागर्दी है। स्रोत में एक पुराने मैलवेयर का जिक्र है, आई लव यू वायरस। ये क्या था? सुनने में तो बड़ा रोमांटिक लगता है। नाम पर मत जाइए। ये साल 2000 में फैला था और इसने तबाही मचा दी थी। अच्छा। ये एक ईमेल अटैचमेंट के रूप में आता था जिसका नाम था लव लेटर फॉर यू। लोगों को लगता था कि किसी ने प्यार भरा खत भेजा है। और जैसे वो उसे खोलते थे, वायरस एक्टिवेट हो जाता था, उनकी फाइलों को खराब कर देता था, और फिर उनकी पूरी एड्रेस बुक में जितने भी लोग थे उन सबको वही ईमेल भेज देता था। इसने दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों को ठप कर दिया था। सिर्फ एक लव लेटर खोलने से इतनी तबाही, ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया में भरोसा कितनी खतरनाक चीज हो सकती है। बिल्कुल। तो ठीक है, खतरे तो समझ आ गए, अब इनसे बचने के तरीकों पर आते हैं। तकनीक हमें कैसे बचाती है? मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो अब खैर आम बात हो गई है। हाँ, वो तो बेसिक लेवल की सुरक्षा है, मतलब पहली परत। उसके ऊपर आती है फायरवॉल और एंटीवायरस। फायरवॉल को आप अपने डिजिटल घर का चौकीदार समझ सकते हैं। चौकीदार कैसे? ये आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच खड़ा रहता है और आने जाने वाले हर डेटा पैकेट की जांच करता है। अगर उसे कुछ भी संदिग्ध लगता है तो वो उसे रोक देता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा एक शक्तिशाली टूल है जिसके बारे में मैंने सुना है, क्रिप्टोग्राफी। ये सुनने में बड़ा जटिल लगता है, कोई कोड लैंग्वेज जैसा। इसका मूल सिद्धांत बहुत आसान है। मान लीजिए आपको एक खत भेजना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि डाकिया या कोई और उसे पढ़ ले। ठीक है। तो आप उसे एक सीक्रेट कोड में लिखते हैं। क्रिप्टोग्राफी यही करती है। वो आपकी पठनीय जानकारी, जिसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, को एक अपठनीय कोड यानी साइफर टेक्स्ट में बदल देती है। और उस कोड को पढ़ने के लिए एक चाबी यानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्रिप्टोग्राफी मोटे तौर पर 2 तरह की होती है। 2 तरह की? हाँ, पहली है सिमेट्रिक की यानी सममित कुंजी। इसमें ताला लगाने और खोलने दोनों के लिए एक ही चाबी का इस्तेमाल होता है, जैसे आपके घर का ताला। ये तो आसान लगता है, तेज भी होगा। तेज और असरदार है, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है। आपको वो चाबी दूसरे व्यक्ति को भी देनी पड़ेगी ताकि वो आपका संदेश पढ़ सके। और अगर वो चाबी रास्ते में किसी गलत हाथ में लग गई तो आपका सारा सीक्रेट खत्म। हाँ, ये तो रिस्क है। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। और ये कमाल की चीज है, इसमें एक नहीं बल्कि 2 चाबियां होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। 2 चाबियां? ये कैसे काम करता है? ये तो और कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपने अपने घर के बाहर एक स्पेशल लेटर बॉक्स लगाया है। ठीक है। इस लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालने के लिए एक स्लॉट है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। ये स्लॉट आपकी पब्लिक की है। अच्छा। आप पूरी दुनिया को अपने लेटर बॉक्स का पता बता सकते हैं कि यहाँ चिट्ठी डाल दो, तो कोई भी आकर उसमें चिट्ठी डाल सकता है। हाँ, लेकिन उस लेटर बॉक्स को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, वो आपकी प्राइवेट की है। अच्छा। तो कोई भी आपकी पब्लिक की का इस्तेमाल करके संदेश को लॉक तो कर सकता है, लेकिन उससे खोल सिर्फ आप अपनी प्राइवेट की से सकते हैं। अरे वाह, मतलब मुझे अपनी कीमती चाबी किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। इसीलिए आज इंटरनेट पर ज्यादातर सुरक्षित कम्युनिकेशन इसी पर आधारित है। जब आप किसी वेबसाइट पर HTTPS देखते हैं तो बैकग्राउंड में यही सब चल रहा होता है। तो तकनीक तो हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन यहाँ से वो बड़ा सवाल आता है जो हमने शुरू में उठाया था। जब कोई अपराध हो जाता है तब कानून की क्या भूमिका है? हाँ, तकनीक के बाद कानून। भारत में इसके लिए क्या व्यवस्था है? भारत में मुख्य कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या जिसे हम आमतौर पे IT एक्ट कहते हैं। IT एक्ट 2000? बिल्कुल। ये तो 20 साल से भी ज्यादा पुराना है। तब तो स्मार्टफोन भी नहीं थे, सोशल मीडिया का तो नामो निशान नहीं था। क्या ये आज के जमाने के अपराधों से निपट सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इस पर लगातार बहस होती है।
लेकिन इस कानून में कुछ बहुत, क्या कहते हैं, दूर की सोच वाली बातें थी। जैसे कि इसकी सबसे खास बात है इसका लॉन्ग आर्म ज्यूरिसडिक्शन। लॉन्ग आर्म मतलब कानून के लंबे हाथ। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसका मतलब है कि अगर कोई अपराधी अमेरिका या रूस में बैठकर भारत के किसी कंप्यूटर या नेटवर्क पर हमला करता है तो भी उस पर भारत का आईटी एक्ट लागू हो सकता है। अच्छा। कानून की पहुंच देश की सीमाओं से बाहर तक है, क्योंकि इंटरनेट की कोई सीमा नहीं होती। ये तो वाकई में दूर की सोच थी। और ये कानून किस तरह के अपराधों को कवर करता है? जैसे फिशिंग के लिए कोई सजा है? हाँ बिल्कुल है। फिशिंग में कोई आपकी पहचान चुराकर धोखा देता है ना? हाँ। इसके लिए आईटी एक्ट का सेक्शन 66D है, जो कहता है कि अगर आप किसी और का भेस बनाकर यानी इम्पर्सोनेट करके धोखा देते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। और हैकिंग के लिए? बिना इजाजत के किसी के कंप्यूटर में घुसने के लिए सेक्शन 43 और 66 है। और साइबर आतंकवाद जैसे बड़े खतरों के बारे में क्या? उसके लिए सेक्शन 66F है, जो बहुत सख्त है। ये साइबर आतंकवाद को परिभाषित करता है और इसके लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उम्र कैद? हाँ। आइग्नो की सामग्री में 26/11 मुंबई हमलों का जिक्र है, जहां आतंकवादियों ने होटल्स के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके मेहमानों की जानकारी और होटल के लेआउट का पता लगाया था। ये साइबर आतंकवाद का एक भयानक उदाहरण था। तो कानून तो है, लेकिन फिर भी अपराध हो रहे हैं। और यहीं पर वो कोड वाली बात आती है ना? बिल्कुल। एक बहुत मशहूर विचारक है लॉरेंस लेसिग। उनका एक सिद्धांत है जो आज की डिजिटल दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कोड इज लॉ, कोड ही कानून है। इसका क्या मतलब हुआ? उनका तर्क है कि साइबर स्पेस में हमारे व्यवहार को सिर्फ सरकारी कानून कंट्रोल नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर कंट्रोल उस कोड का है जिस पर इंटरनेट बना है। मतलब सॉफ्टवेयर का कोड? हाँ, जो नियम सॉफ्टवेयर में लिखे गए हैं हम उनका पालन करने के लिए मजबूर हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए सरकार एक कानून बनाती है कि कोई भी ऑनलाइन नफरत भरी बातें नहीं फैलाएगा। ये कानून है, लेकिन फेसबुक या ट्विटर अपने एल्गोरिथम यानी अपने कोड को इस तरह से बदल सकता है कि ऐसे पोस्ट अपने आप डिलीट हो जाएं या उनकी पहुंच कम हो जाए। अच्छा। कानून उतनी तेजी से नहीं कर पाता। कोड तय कर रहा है कि आप क्या कह सकते हैं और क्या नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि असली ताकत सरकार के पास नहीं, बल्कि उन इंजीनियरों और कंपनियों के पास है जो ये कोड लिख रहे हैं। सही। वो तय कर रहे हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया कैसी होगी। और यही आज की सबसे बड़ी बहस है। एक तरफ सरकार है जो कानून के जरिए नियंत्रण रखना चाहती है, दूसरी तरफ टेक कंपनियां हैं जो अपने कोड के जरिए एक तरह का स्वनियमन कर रही हैं। यह एक लगातार चलने वाली खींचतान है। तो कुल मिलाकर हमारी डिजिटल जिंदगी एक बहुत ही जटिल संतुलन पर टिकी है। एक तरफ CIA ट्रायड जैसे सिद्धांत हैं जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग और मैलवेयर जैसे लगातार विकसित होते खतरे हैं। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे पास 2 हथियार हैं। एक है क्रिप्टोग्राफी जैसी तकनीक जो हमारी ढाल है, और दूसरा है आईटी एक्ट जैसा कानून जो हमारी तलवार है। लेकिन जैसा हमने देखा, दोनों की अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल, ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है जहां हमलावर और रक्षक दोनों लगातार एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सवाल यही है कि जब कोड ही कानून है तो इस साइबर स्पेस के नियम बनाने का असली अधिकार किसके पास होना चाहिए? क्या ये सरकारों के पास होना चाहिए जो शायद टेक्नोलॉजी को उतनी तेजी से समझ नहीं पाती, या उन प्राइवेट कंपनियों के पास जो कोड तो लिखती हैं, लेकिन उनकी पहली जिम्मेदारी अपने शेयर होल्डर्स के प्रति होती है, जनता के प्रति नहीं? और जब आपका फेसबुक फीड, आपके सर्च रिजल्ट्स, सब कुछ एक एल्गोरिदम, एक कोड के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है जो आपके व्यवहार को बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फ्री विल का क्या मतलब रह जाता है? इस पे जरूर सोचिएगा।